यस प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश जोशी एसला कॉलेज एजुकेशन में बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज आपको मैं मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मुगल कालीन स्थापत्य कला आपने पढ़ा है शाहजहां का शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों हम लेते हैं बाबर कालीन स्थापत्य कला। बाबर कालीन स्थापत्य कला में पहला पॉइंट आप ले लो मस्जिदों का निर्माण। इसमें सुनना, बाबर ने सर्वप्रथम पानीपत कहाँ है? पानीपत हरियाणा में है। सर्वप्रथम बाबर ने पानीपत के हरियाणा में बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। संभल उत्तर प्रदेश में जामी मस्जिद का निर्माण कराया। राजस्थान के धौलपुर में चौखटी बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। और बाबर का एक सेनापति था मीर बांकी ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को तुड़ाकर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। तो इस प्रकार बाबर ने भारत में ये प्रसिद्ध मस्जिदें बनाई। वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस सुनना। सर्वप्रथम बाबर ने पानीपत हरियाणा में बादशाही मस्जिद, संभल उत्तर प्रदेश में जामी मस्जिद, राजस्थान धौलपुर में चौखटी बाबरी मस्जिद और अयोध्या में कौन सी मस्जिद बनाई? बाबरी मस्जिद बनाई। इसके अलावा स्थापत्य कला में बाबर का योगदान रहा बगीचों का निर्माण। तो पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट कौन सा हो गया? मस्जिदों का निर्माण। दूसरा पॉइंट आप ले लो बगीचों का निर्माण। बाबर ने भारत में बहुत सारे योजनाबद्ध तरीके से बगीचे लगवाए। भारत में सर्वप्रथम 4 बाग पद्धति पर बगीचों का निर्माण किसने कराया? बाबर ने कराया। बाबर ने आगरा में एक बगीचा बनाया जिसका नाम था आराम बाग। और युद्ध करने के पश्चात जब भी बाबर को फुर्सत मिलती थी, बाबर आराम बाग में जाकर आराम किया करता था, इसलिए उसका नाम रखा गया आराम बाग। और वर्तमान में इससे क्या कहते हैं? वर्तमान में इससे रामबाग कहते हैं। और याद रखना, बगीचों में पानी वाले फव्वारे लगाने की परंपरा किसने शुरू की? बाबर ने शुरू की। बगीचे तो हमारे भारत में पहले भी थे, लेकिन हमारे बगीचे टेढ़े मेढ़े थे। 4 बाग पद्धति पर पहले बगीचे किसने बनवाए? बाबर ने बनवाए। हमारे बगीचे में पहले किसी भी प्रकार के पानी वाले फव्वारे नहीं थे। सबसे पहले पानी वाले फव्वारे किसने लगाए? बाबर ने लगवाए हैं। और बाबर ने राजस्थान के धौलपुर में एक बगीचा बनाया जिसे कहते हैं कमल के फूल की घाटी, जिसका दूसरा नाम था बाग ए नीलोफर। तो 2 बगीचे बाबर के याद रखना, आगरा के यमुना नदी के तट पर आराम बाग, और दूसरा याद रखना राजस्थान के धौलपुर में कौन सा बगीचा बनाया? बाग ए नीलोफर या कमल के फूल की घाटी। गत वर्ष प्रिय विद्यार्थियों जब मैं आगरा भ्रमण के लिए गया तो मैं अपने मित्रों के साथ सीधा पहुंचा देखने के लिए आराम बाग। मैंने मित्रों से कहा ये आराम बाग बाबर ने बनाया, और देखो तो सही हिस्टोरिकल ऐतिहासिक गार्डन बना हुआ है। हम सब दोस्त वहां पर गए, 35 रुपए का टिकट लिया, और जब गेट के अंदर एंट्री की तो मेरे फ्रेंड्स देख रहे अरे ये कैसा बगीचा है। तो मेरे मित्रों ने क्या सोचा होगा? मेरे मित्रों ने सोचा होगा बहुत हरा भरा बगीचा होगा, चारों तरफ हरियाली होगी, साथ में नाश्ता पानी लेके चले थे, वहां पर बैठ के कुछ खाएंगे, ठंडी ठंडी हवा चलेगी, मजा ही मजा आएगा। लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो वहां हरियाली कम थी। तो दोस्तों ने कहा मुकेश जी कौन सा बगीचा लेकर आ गए? अरे मैंने कहा आराम बाग है, आराम बाग। अरे कहता है काया का आराम बाग? टैक्सी वाले को 200 रुपए दे दिए, 35 रुपए की टिकट कटवा दी। ये आराम बाग नहीं, ये तो हराम बाग है, हराम बाग। अरे मैंने कहा आप क्या जानो आराम बाग में हराम बाग? वो सब नीचे बैठ गए। 2 मित्रों को लेकर मैं ऊपर चढ़ा और बगीचा देखने गया। तो आपको भी कभी समय मिले तो आप आगरा जाओ तो आराम बाग जरूर देखना। जब आप थोड़ा ऊपर चढ़ के जाओगे, नीचे की ओर यमुना नदी बह रही है, बीच में एक सिंहासन लगा हुआ है संगमरमर का, और ऐसा प्रतीत होता है वहां पर शाम के समय बाबर बैठता होगा। एक बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, एक इमारत यहाँ पर बनी हुई है, एक में बाबर रहता होगा और दूसरे में उसके परिवार या सैनिक के लोग रहते होंगे। और चारों तरफ है नीचे की ओर झरने नीचे की ओर झरने लगे हुए हैं, छोटे छोटे फव्वारे लगे हुए हैं, और झरनों के रूप फव्वारों में पानी बहता होगा। बहुत ही मनोरम दृश्य है।
समय मिले तो आप देखना जरूर है। तो याद रखना बाबर ने 2 बगीचे बनवाए। ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों बाबर कालीन स्थापत्य कला। तो मस्जिदों का निर्माण, 2 बगीचों का निर्माण। आगे चलते हुमायूं कालीन स्थापत्य कला। हुमायूं ने भारत में बहुत ही कम समय तक शासन किया, इसलिए हुमायूं का स्थापत्य कला में नगण्य योगदान है। केवल एक बात याद रखना हुमायूं में कि हुमायूं ने दिल्ली के समीप एक नया नगर बसाया, दीन पन्ना नगर और दीन पन्ना लाइब्रेरी। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी दीन पन्ना लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतरते समय हुमायूं लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिरा। लुढ़कने से हुमायूं के सर पर चोट आई और हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो हुमायूं ने केवल एक बार दीन पन्ना नगर बसाया और दीन पन्ना लाइब्रेरी की स्थापना कराई। हुमायूं के बाद प्रिय विद्यार्थियों ले लेते हैं अकबर कालीन स्थापत्य कला। अकबर के समय में पहला पॉइंट याद रखना, पहला हेडिंग याद रखना, हुमायूं के मकबरे का निर्माण है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं के समय में नहीं बना, हुमायूं का मकबरा उसके पुत्र अकबर के समय में बना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने बनाया। इसका वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास था। और हुमायूं के मकबरे की क्या विशेषता थी? विशेषता नंबर 1, पहली विशेषता, हुमायूं का मकबरा भारत का पहला मुगल मकबरा है जिसमें संगमरमर के दोहरा गुंबद जिसमें संगमरमर का दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। दूसरी विशेषता, हुमायूं का मकबरा भारत का पहला मुगल मकबरा जिसमें भारत का पहला मुगल मकबरा जो 4 बाग पद्धति पर बनाया गया। तीसरी विशेषता, हुमायूं का मकबरा भारत का पहला मुगल मकबरा जो फारसी और इस्लामी शैली पर निर्मित है। हुमायूं का मकबरा भारत का एकमात्र ऐसा मुगल मकबरा है जिसमें हुमायूं के बाद काफी मुगल बादशाहों को इसमें दफनाया गया। याद रखना हुमायूं के मकबरे में और कौन कौन से मुगल बादशाहों को दफनाया गया, नाम बोल रहा हूं सुनना, जहांदारा शाह, फर्रुखशह, रफी उल दर्जा, रफी उल दौला, आलमगीर द्वितीय। इन 5 मुगल बादशाहों को हुमायूं के मकबरे के पिछवाड़े की ओर दफनाया गया। साथ ही साथ औरंगजेब के भाई दारा शिकोह का मकबरा भी उसके अंदर बना हुआ है और इसके अलावा भी काफी छोटे छोटे मकबरे इसके अंदर बने हुए हैं। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित? दिल्ली में स्थित हाजी बेगम ने बनाया। वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास था। और ताजमहल जो शाहजहां ने बनाया था वह ताजमहल को बनाने के लिए किस इमारत से प्रेरित हुआ? हुमायूं के मकबरे से प्रेरित हुआ। चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों आगे। तो हुमायूं के समय में पहली इमारत कौन सी बनी? अकबर का मकबरा है। अकबर के समय में पहली इमारत कौन सी बनी? हुमायूं का मकबरा। और अकबर के समय में दूसरी इमारतों में दूसरे पॉइंट का हेडिंग डालना है किलों का निर्माण। अकबर ने एक बनाया आगरा का लाल किला। आगरा के लाल किले में 2 इमारतें प्रसिद्ध है, जहांगीरी महल और अकबरी महल। और इसका वास्तुकार था कासिम खां। अकबर ने दूसरा बनाया अटक पंजाब का किला और तीसरा अकबर ने बनाया इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला समाप्त हो गया है, अटक पंजाब का किला समाप्त हो गया। वर्तमान में आगरा स्थित लाल किले का अस्तित्व आज भी है। याद रखना लाल किले 2 हैं, एक लाल किला आगरा में, एक लाल किला दिल्ली में। आगरा में बनाया अकबर ने और दिल्ली में बनाया शाहजहां ने। तो अकबर के समय में पहला मैंने बताया हुमायूं का मकबरा, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया किलों का निर्माण। अकबर के समय में तीसरे पॉइंट का हेडिंग ले लो आप, फतेहपुर सीकरी में इमारतों का निर्माण। अकबर ने 1569 से 1584 तक फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई और फतेहपुर सीकरी में अनेक महलों का, अनेक इमारतों का निर्माण कराया जो इस प्रकार से है। इमारत नंबर 1 जोधाबाई का महल। पहली इमारत कौन सी है? फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल। इसमें आप लिखना जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत। दूसरा कर दो मरियम उज्जमानी का महल। तीसरी कर दो आप तुर्की सुल्ताना का महल। और पहले हो गया कौन सा बताया मैंने आपको?
तुर्की सुल्तानत मैंने बताया है, तो तुर्की सुल्ताना का महल, मरियम उजुमानी का महल और जोधाबाई का महल। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों आप ले लो बीरबल महल, अगली इमारत ले लो पंचमहल। पंचमहल में एक बात याद रखना, इस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। पंचमहल के बाद आप इसमें ले लीजिए है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अकबर ने लाल पत्थर से बनाई, बाद में जहांगीर ने इसमें संगमरमर की जालियां बनाई और इसकी दीवारों को जहांगीर ने सफेद संगमरमर से बनाया। फतेहपुर सीकरी में अगली इमारत ले लो आप जामी मस्जिद। जामी मस्जिद को है, इसमें आप लोगों ने लिखना, जामी मस्जिद को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है और इतिहासकार फर्ग्यूसन ने जामी मस्जिद को ए रोमांस इन स्टोन, पत्थर में रोमानी प्यार कहा है। और फतेहपुर सीकरी की सबसे प्रसिद्ध इमारत है बुलंद दरवाजा। अकबर ने 1573 में गुजरात जीता। अपनी गुजरात विजय की खुशी में अकबर ने 1573 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई जमीन से 176 फीट और चबूतरे से 134 फीट है और बुलंद दरवाजा आज भी विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। यह था प्रिय विद्यार्थियों फतेहपुर सीकरी की इमारतों का निर्माण। इसके अलावा अकबर ने आमेर में अकबरी मस्जिद का निर्माण कराया और अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह में एक मस्जिद का निर्माण कराया। यह था अकबर कालीन स्थापत्य कला। अकबर के बाद हम आ जाते हैं सीधा जहांगीर में। जहांगीर का स्थापत्य कला में क्या योगदान है, तो पहला पॉइंट ले लो अकबर के मकबरे का निर्माण। अकबर के मकबरे का निर्माण किसके समय में हुआ, जहांगीर के समय में हुआ। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, अकबर का मकबरा आगरा से 20 किलोमीटर दूर सिकंदरा में स्थित। अकबर ने अपने जीवन काल में ही सिकंदरा में अपना मकबरा बना दिया था। अपने मकबरे की आकृति, अपने मकबरे की डिजाइन अकबर ने खुद ने तैयार की और अपने बेटे से रिक्वेस्ट की, मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे यहाँ पे लाकर दफना देना। तो अकबर ने अपने मकबरे की आकृति और डिजाइन खुद ने तैयार की और बाद में इसे पूरा किसने किया, उसके पुत्र जहांगीर ने उसे पूरा किया। अकबर के मकबरे की दो विशेषता नंबर 1, यह भारत का एकमात्र मुगल मकबरा है जिसमें गुंबद नहीं बनाया गया है और गुंबद की जगह पर उसमें मीनारें लगाई गई हैं। दूसरी विशेषता, भारत का एकमात्र मुगल मकबरा जिस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है, यह था अकबर का मकबरा। जहांगीर के समय में स्थापत्य कला में दूसरी इमारत बनी एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला कौन थे, जहांगीर है। एतमादुद्दौला कौन थे, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पिता, मतलब जहांगीर के ससुर जी हो गए। तो एतमादुद्दौला के मकबरे में आप लिखना, नूरजहां ने अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में यमुना नदी के तट पर बनाया। इस मकबरे की दो विशेषता है। विशेषता नंबर 1, यह भारत का प्रथम मुगल मकबरा है जो पूरा का पूरा सफेद संगमरमर से बना हुआ है। दूसरी विशेषता, यह भारत का प्रथम मुगल मकबरा है, यह भारत की पहली इमारत है जिसमें सजावट की पित्रद्युरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पित्रद्युरा तकनीक क्या है, पित्रद्युरा तकनीक से तात्पर्य है संगमरमर की दीवारों पर है छोटे छोटे झरोखे बनाना, छोटी छोटी जालियां बनाना, उन झरोखों और जालियों में है नक्काशी का काम करना, सोने चांदी हीरे जवाहरात उसमें जड़ना और साथ ही साथ रंग बिरंगे लाल काले पीले कांचों को जड़ना। इस सजावट या नक्काशी की तकनीक को क्या कहते हैं, पित्रद्युरा तकनीक। तो पित्रद्युरा तकनीक से तात्पर्य है संगमरमर की दीवारों में खिड़कियां और जाले बनाना, उसमें हीरे जवाहरातों की नक्काशी और रंगीन कांचों का इस्तेमाल करना। यह पद्धति क्या कहलाती है, पित्रद्युरा तकनीक है। और इसके अलावा जहांगीर कालीन स्थापत्य कला में तीसरा पॉइंट ले लो, जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में शाहदरा जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है और जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने उसके मकबरे का निर्माण कराया।
याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, केवल 2 मुगल बादशाहों के मकबरे भारत से बाहर हैं। एक है बाबर का मकबरा है काबुल में, और दूसरा है जहांगीर जिसका मकबरा कहाँ है, पाकिस्तान लाहौर शाहदरा जिले में। अब चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों शाहजहां, और शाहजहां में मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपको मालूम भी है शाहजहां का शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। पढ़ा है आपने, शाहजहां ने एक बनाया था विश्वविख्यात ताजमहल है। शाहजहां ने विश्वविख्यात ताजमहल किसकी याद में बनाया, अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में बनाया। मुमताज का वास्तविक नाम क्या था, अंजुब्रत बानो बेगम था है। और याद रखना ताजमहल के निर्माण में 22 वर्षों का समय लगा। कितना समय लगा, 22 सालों का समय। 1631 में बनना शुरू हुआ और 1653 में बनकर पूरा हुआ। और कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, उस जमाने में 9 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बनाने में लगे 22 साल का समय, खर्चा आया 9 करोड़ रुपए है। ऐसा है विश्वविख्यात ताजमहल। प्रिय विद्यार्थियों, ताजमहल में जो सफेद संगमरमर लगाया गया है, वो सफेद संगमरमर कहां से आया है, हमारे राजस्थान के मकराना से आया। ताजमहल में देखा आपने 2 समाधियां बनी हुई है। एक समाधि बनी हुई है मुमताज की, और उसके पास में जो समाधि बनी हुई है वो है शाहजहां की। और जिन समाधियों को हम देखते हैं वो असली नहीं है। असली समाधियां तो नीचे तह खाने में है, ऊपर उसकी डुप्लीकेट बनाई हुई है। फिर आप लोगों ने पढ़ा है शाहजहां ने नियम बनाया था, जो भी ताजमहल बनाएगा, ताजमहल बनाने के बाद हजारों कारीगरों के उसने हाथ कटवा दिए, ताकि ऐसी इमारत, ऐसा प्रेम का प्रतीक भारत में कहीं भी न बने। और हाथ काटे न काटे इसका कोई प्रामाणिक प्रूफ तो है नहीं, ऐसा किताबों में लिखा हुआ मिलता है। सुनना आगे, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ताजमहल का वास्तुकार था लाहौर का निवासी है उस्ताद हमीद है। ताजमहल का निर्माण वास्तुकार कौन था, ताजमहल का वास्तुकार है लाहौर का रहने वाला था उस्ताद अहमद लाहौरी। और शाहजहां ने उसे एक उपाधि दी, नासिर उस असरार। कौन सी उपाधि दी, नासिर उर असरार की उपाधि दी। और इसका शिल्पी मतलब कारीगर, इसका कारीगर कौन था, उस्ताद ईशा था। अब यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 2 बातें, कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी नहीं था, अपितु वेनिस इटली का रहने वाला एक कारीगर था, रहने वाला, और उसका नाम था वेरानिमा गेरानिया। या गेरानिमा वेरानिया है। तो 2 बातें हो गई। एक याद रखना, इसका वास्तुकार लाहौर का निवासी था, क्या नाम था, उस्ताद अहमद लाहौरी। और कुछ कहते हैं वेनिस इटली का निवासी था, जिसका नाम था गेरानिमा वेरानिया। चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों आगे है। ताजमहल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, ताजमहल भी पूरा का पूरा सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसमें भी संगमरमर के दोहरे गुंबदों का इस्तेमाल किया गया है। 4 भाग पद्धति पर निर्मित है। चारों कोनों में 4 गगनचुंबी इमारतें बनी हुई है। इसमें प्रवेश करने के 4 एंट्रेंस द्वार है, और उसमें चारों ओर फव्वारे लगे हुए हैं। और बहुत ही आकर्षक और प्रेम की सुंदर आकृति है ताजमहल। और इतिहासकार हेवन ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। ताजमहल के बाद दूसरा लेते हैं आगरा के लाल किले में संगमरमर से नई इमारतों का निर्माण। मैंने आपको बताया आगरा का लाल किला अकबर ने बनाया, लेकिन शाहजहां को सफेद संगमरमर से इतना लगाव था कि आगरा के लाल किले में लाल रंग की दीवारों को तुड़वाकर उसे सफेद संगमरमर से बनाया। शाहजहां ने लाल किले में निम्नलिखित इमारतों का निर्माण कराया, दीवान ए आम, दीवान ए खास, मच्छी भवन, अंगूरी महल, नगीना मस्जिद और मुसमुन बुर्ज।
इनका निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने आगरा के लाल किले में कराया। इसमें मैंने आपको दूसरी इमारत बताई, दीवान ए खास। इसमें एक लाइन आप जरूर लिखना, इसी में बाद में है शिवाजी ने औरंगजेब से मुलाकात की, और मुस्मुन बुर्ज में एक लाइन लिखना, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 1658 में बंदी बनाकर इसी मुस्मुन बुर्ज में रखा। तो मुस्मुन बुर्ज में क्या किया? अपने पिता शाहजहां को बंदी बना के रखा। कितने वर्षों तक बंदी बना के रखा? 8 वर्षों तक बंदी बना के रखा। कब से कब तक रखा? 1658 से 1666। किसने बनाया? औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को इसी मुस्मुन बुर्ज में बंदी बना के रखा। तो आगरा में पहला हो गया ताजमहल का निर्माण। दूसरा मैंने पॉइंट बताया, आगरा के लाल किले में संगमरमर की नई इमारतों का निर्माण। तीसरा पॉइंट याद रखना, जामा मस्जिद। आगरा में शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री जहां आरा ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया। शाहजहां के समय में अगले पॉइंट का हेडिंग ले लेते हैं नई दिल्ली में इमारतों का निर्माण। इसमें पहला पॉइंट आप ले लीजिए, दिल्ली में कौन कौन सी इमारतें बनाई। पहला पॉइंट ले लीजिए, शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की, और उसके बाद मुगलों की राजधानी परमानेंट दिल्ली रही। यदि सवाल पूछा जाए कि दिल्ली को राजधानी अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने बनाई? शाहजहां ने बनाई। राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, और फिर हमेशा दिल्ली ही मुगल बादशाहों की राजधानी बनी रही। शाहजहां ने दिल्ली में एक नगर बसाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? जिसे वर्तमान में पुरानी दिल्ली कहते हैं। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहां की बेटी का नाम था जिसका नाम था जहां आरा। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण कराया। आज भी दिल्ली में चांदनी चौक, चांदनी बाजार बना हुआ है। चांदनी चौक, चांदनी बाजार का निर्माण किसने कराया? शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री जहां आरा ने कराया। तीसरा पॉइंट है ना, दिल्ली में शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया, और यह आज भी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। जामा मस्जिद तो एक बनाई जहां आरा ने, वो तो बनाई आगरा में, और खुद शाहजहां ने कहां बनाई? नई दिल्ली में, और वो आज भी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, और शाहजहां ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण कराया है। एक बताया आगरा का लाल किला, और एक लाल किला कहाँ है? एक लाल किला बना हुआ है दिल्ली में, जहां आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडारोहण करते हैं। कहां से करते हैं? दिल्ली के लाल किले से करते हैं। तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया। इसमें काफी इमारतें बनाई हैं, हीरा महल, रंग महल, दीवान ए आम, दीवान ए खास। और शाहजहां ने दीवान ए खास के बारे में एक बहुत ही अच्छी लाइन कही है, धरती पर कई स्वर्ग है तो वह यही है, वह यही है। किसके बारे में कहा है? दीवान ए खास के बारे में कहा है। तो याद रखना, यह हो गई शाहजहां कालीन स्थापत्य कला, और उसका शासनकाल मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। शाहजहां के बाद अगला ले लो आप औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला। मैंने आपको हमेशा बताया है, औरंगजेब है अलग ही दिमाग का आदमी था। चित्रकला विभाग को बंद कर दिया, संगीत पर रोक लगा दी, और स्थापत्य कला को भी इस्लाम विरोधी मानकर स्थापत्य कला पे रोक लगा दी है। उसके समय में स्थापत्य कला रुक सी गई, फिर भी उसने क्या किया? स्थापत्य कला में नंबर 1 लाहौर में अपनी निजी उपासना के लिए, अपने निजी प्रार्थना के लिए एक छोटी सी बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। तो याद रखना, पहली बादशाही मस्जिद लाहौर में बनाई। दूसरा उसने क्या किया? दूसरा औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में सफेद संगमरमर से मोती मस्जिद का निर्माण कराया, और स्थापत्य कला में उसका महत्वपूर्ण योगदान है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा मतलब औरंगजेब की प्रिय पत्नी थी रबिया उल दौरानी। अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु के पश्चात 1680 में औरंगजेब ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में अपनी प्रिय पत्नी का मकबरा बनाया, जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं।
इसे दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। इससे ही भारत का दूसरा ताजमहल कहते हैं। इसे भारत का दूसरा ताजमहल या दक्षिण भारत का ताजमहल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति हूबहू सेम की सेम ताजमहल की स्टाइल पर है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत का ताजमहल या भारत का दूसरा ताजमहल कहते हैं। यह थी औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला। थोड़ा बगीचे के बारे में बता देता हूँ। मुगल काल में कौन कौन से बगीचे बने मैंने आपको बताया। बाबर ने आगरा में आराम बाग बनाया। बाबर ने धौलपुर में कौन सा बाग बनाया? कमल के फूल की घाटी या बाग ए नीलोफर बनाया। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग बनाया। शाहजहां ने लाहौर में शालीमार बाग बनाया। शाहजहां ने कश्मीर में निशात बाग बनाया। शाहजहां ने कश्मीर में चश्मा ए बाग बनाया। और औरंगजेब ने हरियाणा में पिंजौर गार्डन का निर्माण कराया। यह हो गया मुगल कालीन स्थापत्य कला। यह हो गया मुगल कालीन बगीचों का निर्माण। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको जाते समय मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूं, इसके उत्तर आप जरूर देखना। प्रश्न संख्या 1, फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कौन था? प्रश्न संख्या 2, दिल्ली के लाल किले का वास्तुकार कौन था? ये 2 प्रश्न आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताना। यह था प्रिय विद्यार्थियों मुगल कालीन स्थापत्य कला। आपको मेरी जानकारी कैसे लगी? कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो, आप निसंकोच मुझसे संपर्क करके मुझसे उत्तर जान सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।